स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल वेल का डेफिनेशन v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट। ये फॉर्म पे जाइए, अभी कंडीशन को एक्सक्लूड करिए। ये आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का डेफिनेशन था कि हाइट अगर इन्फिनिटी होगा, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री वाल पे इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और विड्थ लार्ज होगा इनफाइनाइट रीजन का, तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की कंडीशन इंक्लूड करेगा। अब बाउंड्री कहाँ पे है वो आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। x लाइज बिटवीन 0 टू lx, y लाइज बिटवीन 0 टू ly, एंड z लाइज बिटवीन 0 टू lz। पोटेंशियल 0 बनेगा, अदरवाइज इंफिनिटी है। तो ये 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है। पोटेंशियल आपको डिफाइंड हो गया। बट अगर आप यहाँ पे 3 पोटेंशियल्स सेपरेटली एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए चेक करें, अगर पोटेंशियल 0 टू lx के लिए 0 है और x की दीज वैल्यूज के, अब कोई और वैल्यूज लेंगे 0 टू lx के बीच जो भी वैल्यू लाई करेगी उसको एक्सक्लूड करके x की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट है। सिमिलर अप्रोच से y डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल 0 टू इनफाइनाइट, y लाइज बिटवीन 0 टू ly, अदरवाइज इनफाइनाइट। और z के लिए ओनली जो बाउंड्रीज हैं वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे डिफाइंड है। इनसाइड द वेल पोटेंशियल 0 है और आउटसाइड द वेल पोटेंशियल इंफिनिटी है। तो अगर ये 3 पोटेंशियल को रेफरेंस लें और दीज को अगर आप ऐड करें तो जहां पे पोटेंशियल 0 है ऐड किया तो 0 बनेगा, और ये कंडीशंस बनेंगी x लाइज बिटवीन 0 टू lx, y लाइज बिटवीन 0 टू ly और z लाइज बिटवीन 0 टू lz। और x y z की दीज वैल्यूज को एक्सक्लूडिंग जो भी वैल्यूज होंगी पोजीशन की उनके लिए पोटेंशियल इंफिनिटी है। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो दिस गिवन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो जो मैंने मेथड आपको हिंट किया कि वेव फंक्शन, इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए वेव फंक्शंस आपको पता होंगे, उनको आप यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, एनर्जी को ऐड करेंगे। तो ये फिर से आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे इस पोटेंशियल के लिए फॉर्म, श्रोडिंगर इक्वेशन को। आपको एज सच वेव फंक्शन इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आपको कंफर्म हो गया। साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स, साई वाई एंड साई जेड। और एनर्जी आपको बताया कि 3 डायरेक्शन की इंडिविजुअल एनर्जी का सम बनेगा। ये पॉइंट आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म के लिए साई एक्स पता है, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म के लिए साई वाई पता है, और इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आपको साई जेड पता है। तो साई एक्स डिफाइंड एज स्क्वायर रूट 2y विड्थ, और width in this case is lx, sin n pi x by lx और 0। x lies between 0 to lx, वेव फंक्शन में साइन फॉर्म है और अदरवाइज 0 है। ऐसे ही आप y के लिए चेक करेंगे, z के लिए चेक करेंगे। तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पे चेक करना था कि x कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सफिक्स में लेंथ lx लिया, तो ये जो क्वांटम नंबर है, जरूरी नहीं कि जो x डायरेक्शन के लिए क्वांटम नंबर हो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वही y डायरेक्शन के लिए भी आए। तो ये क्वांटम नंबर भी सफिक्स में आप इसको डिफरेंस करने के लिए, अनदर से डिफरेंशिएट करने के लिए कि y और z की जो क्वांटम नंबर हैं वो भी डिफरेंट होंगी, तो सफिक्स में यहाँ पे x इंक्लूड करके चलेंगे। तो ये
वेव फंक्शन जो x डायरेक्शन के लिए है वो क्वांटम नंबर nx पे डिपेंड करेगा। अब की बार यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आएगा इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 क्वांटम नंबर फॉर 1 कोऑर्डिनेट। तो ये साई nx फंक्शन ऑफ x डायरेक्शन के लिए जो पोटेंशियल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने पोटेंशियल फॉर्म को कंपेयर किया और कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन नोट कर दिया। इस डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एक्सप्रेशन है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m lx स्क्वायर, और क्वांटम नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से सफिक्स में x इंक्लूड करेंगे, nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m x स्क्वायर। और ये जो एनर्जी है जो पहले Ex लिख रहे थे, अब की बार यहाँ पे इसको Enx लिख सकते हैं। जैसे ये शो करना था कि ये x के कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन है, क्वांटम नंबर nx पर डिपेंड करता है, ये एनर्जी बनेगा और ये वेव फंक्शन बनेगा। तो सिमिलर फॉर्म से आप पोटेंशियल कंपेयर किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्म आपने एनर्जी आइगन फंक्शंस पढ़े हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। वाई डायरेक्शन के लिए ओनली विड्थ चेंज होगा, क्वांटम नंबर चेंज होगा, कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई कोऑर्डिनेट इंक्लूड करना है। साई एन वाई फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर रूट 2 बाई एल वाई साइन एन वाई पाई वाई बाई एल वाई। Inside the well, y lies between 0 to Ly, otherwise 0. And corresponding energy ny square pi square h cross square by twice m Ly square. ये y डायरेक्शन के लिए एनर्जी बनेगा। z डायरेक्शन के लिए साई एन जेड जेड स्क्वायर रूट 2 बाई एल जेड साइन एन जेड पाई जेड बाई एल जेड। जेड लाइज बिटवीन 0 टू एल जेड। जो 1 डायमेंशन के लिए रिजल्ट हैं वो ओनली क्वांटम नंबर और कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। कंडीशंस आपकी कॉरस्पॉन्डिंग यूज होनी है, बाकी फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, सिमिलर फॉर्म है। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशंस और आइगन फंक्शन एक्सप्रेशंस आपको इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए पता चल गए। अब टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर nx ny nz। जो पहले मैंने ex ey z लिखा वो क्वांटम नंबर डिपेंडेंसी x के लिए nx है, y के लिए ny है और z के लिए nz क्वांटम नंबर है। अब ये पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m ये कॉमन फैक्टर है, nx स्क्वायर बाई lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई ly स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बाई lz स्क्वायर। ये एनर्जी एक्सप्रेशन का फॉर्म बनेगा 3 डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए। और वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट डिपेंडेंसी x y z एंड क्वांटम नंबर डिपेंडेंसी nx ny nz। 3 फंक्शंस को आप प्रोडक्ट करेंगे, साई nx x साई ny y साई nz z, ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए तो आप कंपेयर कर सकते हैं ईच फंक्शन में √2 बाई lx ly lz, तो ये 2 का क्यूब हो गया बाई lx ly lz स्क्वायर रूट साइन nx पाई x बाई lx साइन ny पाई y बाई ly इसके दांत मतलब वो साइन nz पाई z बाई lz और 0।
ये 0 to LX y 0 to LY एंड Z 0 to LZ के लिए है ये फॉर्म, अदरवाइज 0 है। तो आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो गया। और दीज केसेस में जो n की पॉसिबल वैल्यूज हैं nx ny nz की, वो आपको पहले बताई हुई हैं। nx ny nz जो पार्टिकल बॉक्स में कंडीशन था कि दीज वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो साथ में क्वांटम नंबर की कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्म आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए मैंने डिस्कस कर दिया। जब आपको LX LY LZ नोटेशंस दिए हैं और इनकी जो फॉर्म है आपको कंपेयर करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया, तो उसको वर्ड आप कहेंगे अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। यहाँ पे सिमेट्री करैक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं है, सिमेट्री करैक्टर आप एल के रेस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हैं, बाउंड्री पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। देखो आप लोगों ने क्यूबॉइड शेप पढ़ा होगा 3 डायमेंशन में, एक क्यूबिक शेप पढ़ा होगा। तो क्यूब जो है वो सिमेट्रिक शेप है जिसके जो साइड्स हैं वो इक्वल आती हैं। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वर्ड कई बार आपको जो 1 डायमेंशन में आपने पढ़ा था कि x को -x करके आप चेक कर रहे थे कि v - x vx से मैच करता है, तो यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं सिमेट्रिक करैक्टर कि जो रोटेशन के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं। आप सॉलिड स्टेट में सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं क्यूबिक लैटिस के लिए, तो उस टाइप का वर्ड यहाँ पे सिमेट्री कि सिमेट्री अबाउट रोटेशन है या नहीं है, सिमेट्री अबाउट डायगोनल है कि नहीं है, वो वर्ड सिमेट्री भी सम टाइम आप यूज कर सकते हैं। तो जो क्यूबॉइड शेप है यहाँ पे जो अभी मैंने डिस्कस किया ये पोटेंशियल की कंडीशन लेके, तो एक क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल है 3 डायमेंशन में। इसी में एक केस आगे डिस्कस करेंगे क्यूबिक पोटेंशियल वेल। तो क्यूब के लिए जो डायमेंशन है LX LY LZ, वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो सेम आएगा। पोटेंशियल 0 इफ x लाइज बिटवीन, क्यूबॉइड से चेक करिए, ये LX लिखा था मैंने, बट यहाँ पे ऑल साइड के लिए ये रेस्ट्रिक्शन सेम बनेगा। x y z के लिए जो साइड्स बनेंगी वो सेम बनेंगी। अदरवाइज इनफाइनाइट। फिर से इस पोटेंशियल को 3 इंडिपेंडेंट पोटेंशियल का सम लिख सकते हैं। जो अभी मैंने क्यूबॉइड के लिए Vx Vy Vz आपको डिफाइन कराए हैं, वहां पे Lx Ly Lz को L से रिप्लेस कर दीजिए। और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे एनर्जी एक्सप्रेशन जो Enx Ny Nz फॉर्म में था, जब Lx Ly Lz को इक्वल करेंगे क्यूबिक पार्ट के लिए, जो क्यूबॉइड में आपको एक्सप्रेशन बताया है, आप वहां पे इस एक्सप्रेशन में Lx Ly Lz को L रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पोटेंशियल फॉर्म से कंफर्म हो गया। यहाँ पे नोटेशंस Lx Ly Lz हैं और क्यूब के लिए L हो गए, तो जहां पे Lx Ly Lz है उसको आप L से रिप्लेस कर दीजिए। तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर्म बनेगा। चाहे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर को लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज फॉर्म nx ny nz, देखो ये केयर करना है, कई बार आपको ये nx ny nz कॉमा लगा के बताएगा, ठीक है, क्वांटम नंबर के लिए, कई बार ऐसा नोट हो सकता है, तो वहां पे केयर करना, जब डबल डिजिट आएगा तो कहीं पे क्वांटम नंबर nx वैल्यू 11 होता है, तो ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकती है अगर कॉमा ना लगाएं कि nx वैल्यू 1 है और ny भी 1 है, तो वो भी आपको चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2/L ईच साइड से मिले, ईच पार्ट से मिलेगा एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो Lx Ly Lz को आपने L प्लेस किया, तो दिस टर्म स्क्वायर रूट 8/L क्यूब
तो ये 2/L का पावर 3/2 लिख सकते हैं। साइन nx पाई x/L साइन ny पाई y/L साइन nz पाई z/L और 0 if x lies between 0 to L, y lies between 0 to L and z lies between 0 to L, तब ये साइन फॉर्म बनेगा, अदरवाइज 0 बनेगा। तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है और ये एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, आप चेक कर लीजिए, मैंने कोई न्यू पार्ट यूज नहीं किया, जो वन डायमेंशन वाले रिजल्ट थे कंडीशन को कंपेयर करते हुए यहाँ पे प्लेस कर दिया है एनर्जी एक्सप्रेशन में और वेव फंक्शन नोटेशन में। nx ny nz की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो पार्टिकल बॉक्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म आपने यूज किया है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर को इंक्लूड करेंगे। कई बार आपसे पूछा जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन, तो ग्राउंड स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइंड करने में, nx ny nz की मिनिमम वैल्यू प्लेस कर दीजिए। द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो nx ny nz की मिनिमम वैल्यू प्लेस करेंगे, तो nx 1 हो गया, ny 1 है, nz 1 है, और जैसे ही यहाँ पे प्लेस किया nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, तो ये 1 + 1 + 1 3 बन गया। तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे बनेगा 3/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ml स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम वेव फंक्शन फाइंड करेंगे साई 1 1 1 फंक्शन ऑफ x y z, जहां पे nx ny nz हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर वैल्यू प्लेस कर दीजिए, जो भी मैंने बताया कि यहाँ पे 1 लेना है। तो 2/L पावर 3/2 साइन पाई x/L साइन पाई y/L साइन पाई z/L, जैसे ही क्वांटम नंबर आपको कंफर्म हुआ nx ny nz वेव फंक्शन में और एनर्जी में प्लेस करेंगे। इफ x lies between 0 to L, y lies between 0 to L and z lies between 0 to L, otherwise 0। अब आप ये कंपेयर करिए, जब तक आप स्पिन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तब तक विदाउट स्पिन आपको ये वेव फंक्शंस को कंपेयर करना है। जब स्पिन पढ़ लेंगे तो स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग भी वेव फंक्शन नोटेशंस आएंगे, टोटल वेव फंक्शन में स्पेस और स्पिन पार्ट का प्रोडक्ट होगा, तब टोटल वेव फंक्शंस चेंज हो सकते हैं। अब इस एनर्जी के लिए कंपेयर करिए, फॉर दिस पर्टिकुलर एनर्जी देयर इज ओनली सिंगल वेव फंक्शन विदाउट स्पिन। तो आपको डिजेनरेसी का डेफिनेशन और फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी कैलकुलेट करना बताया था। देयर इज ओनली वन वेव फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एनर्जी, दिस एनर्जी इज नॉन डिजेनरेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नॉन डिजेनरेट। बट अगर यहाँ पे स्पिन इंक्लूड कर लेंगे तो डिजेनरेसी चेंज हो जाएगा। समटाइम आपको स्पिन वो प्रॉब्लम में मेंशन करेगा, समटाइम आपको स्पिन का आइडिया देगा पार्टिकल के नेम से, जैसे इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सभी को पता है कि हाफ होता है, तब डिजेनरेसी चेंज हो जाएगा। बट विदाउट स्पिन अभी मैंने आपको ये बताया कि डिजेनरेसी यहाँ पे 1 है, दैट इज नॉन डिजेनरेट। अब अगर ओल्ड पार्ट पे जाएं, जब तक आपको LX LY LZ के कंपेरिजन का हिंट नहीं है, तो आप चेक करिए ईच एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 1 वेव फंक्शन बनेगा ये टोटल वेव फंक्शन में, NX NY NZ को कंपेयर करने के लिए LX LY LZ आपको यहाँ पे दीज नोटेशंस में आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो एनर्जीज बनेंगी वो नॉन डिजेनरेट बनेंगी। बट ऐसा हो सकता है क्यूबॉइड में भी LX को L कर दें, LY को 2L कर दें और LZ को 3L कर दें। L के टर्म्स में आपको पता चल गया कि जो साइड है वो L के मल्टीपल में है, एक L है, 2L और 3L है। तो दैट टाइम पे जब आपको रिलेशन पता है LX LY LZ का, तो ऐसा हो सकता है कि सम एनर्जीज डिजेनरेट हो जाएं, बट ऑल एनर्जीज डिजेनरेट नहीं बनेंगी।
जब तक आपको LX, LY, LZ के कंपेरिजन के लिए इनका हिंट नहीं दिया है, तब तक आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो NX, NY, NZ के वैल्यूज अगर आप सेम लें, डिफरेंट लें, पॉसिबिलिटीज को एक्सचेंज लें, तो ये sin X, sin Y और sin Z वाले जो टर्म्स हैं वो ईच पॉसिबिलिटी के लिए वेव फंक्शंस डिफरेंट बनेंगे और एनर्जी भी डिफरेंट बनेंगी, और जब डिफरेंट बनेंगी तो नॉन डिजेनरेट वर्ड आएगा, सिंगल एनर्जी के लिए सिंगल फंक्शन। बट जब LX, LY, LZ का रिलेशन दिया होगा, जो मैंने एक एग्जांपल बताया कि LX वैल्यू L हो सकता है, LY वैल्यू 2L और LZ वैल्यू 3L हो सकता है, उस केस में ऐसा हो सकता है कि किसी एनर्जी के लिए NX, NY, NZ की पॉसिबिलिटीज जब आप चेक करेंगे तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए वो सेम एनर्जी आ जाए, जब सेम आ जाएगा तो वो एनर्जी डिजेनरेट बन जाएगा। बट जब तक ये नोटेशंस हैं, फॉर्म नहीं दिया है, तो जनरली दीज एनर्जी को आप नॉन डिजेनरेट वर्ड यूज कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो बताया सिर्फ ग्राउंड स्टेट को, मैंने ये nth स्टेट की एनर्जी को यहाँ पे नॉन डिजेनरेट बता दिया जनरली। जब LX, LY, LZ की वैल्यू दी होगी तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिजेनरेसी क्या हो सकता है, कैसे चेक करना है वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। ये ईच एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि NX, NY, NZ की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज में ईच पॉसिबिलिटी के लिए सिंगल वेव फंक्शन होगा, और जितने वेव फंक्शंस होंगे सेम एनर्जी के लिए उतने ही फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट एनर्जी पे जाएं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे कंपेयर करें एनर्जी एक्सप्रेशन में, जो मैंने ये फॉर्म लिखा है NX, NY, NZ, जैसे ही पॉसिबिलिटी को चेंज करेंगे एनर्जी हायर वैल्यू से मैच कर जाएगा। बट इस पार्ट पे जाएं, नेक्स्ट एनर्जी अगर पूछा होता तो आप ये LX, LY, LZ के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर को कंपेयर करते कि किसको आप नेक्स्ट हायर वैल्यू पे ले जाएं। नेक्स्ट हायर वैल्यू 2 है, नेक्स्ट हायर एनर्जी के लिए किसको हम n को NX, NY, NZ में किसी एक क्वांटम नंबर को नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाएं हायर एनर्जी के लिए, वो डिपेंड करता कि ये LY और LZ, LX की वैल्यूज क्या हैं। जिसका कंट्रीब्यूशन लीस्ट होता, जिसका कंडीशन लीस्ट होता पहले उसके क्वांटम नंबर को इंक्रीज करेंगे। ये पॉइंट्स आपको रेफरेंस के लिए मैंने इंड कर दिया है। बट यहाँ पे तो सभी का कंडीशन इक्वल है, तो इसलिए कोई एक क्वांटम नंबर को आप नेक्स्ट वैल्यू पे 1 इंक्लूड हो गया ऑल के लिए, कोई एक क्वांटम नंबर को नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाइए तो ये एनर्जी पॉसिबल एनर्जी फाइंड होगा और वो ग्राउंड स्टेट से हायर आएगा। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, कोई एक क्वांटम नंबर को मैंने NX, NY, NZ में कोई एक को मैंने पहले सपोज NX को मैंने 2 कर लिया, बाकी NY, NZ को 1 रखा है। ये पॉसिबिलिटी लाइक दिस भी हो सकती थी कि मैं NX को और NZ को 1 कर लेता, NY 2 हो जाता। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि NX, NY 1 होते और NZ वैल्यू 2 हो जाता। दीज 3 पॉसिबिलिटी में जब एनर्जी आप फाइंड करेंगे इस पार्टिकल के लिए तो E1211 जो नोटेशंस वहां पे बताएं, E211, ये E121 और E112, ये 3 नोटेशंस एनर्जी के बनते। बट क्योंकि यहाँ पे जब इन क्वांटम नंबर के स्क्वायर को ऐड करेंगे एनर्जी में इंक्लूड करने के लिए तो वो सेम एनर्जी बन जाएगा। दीज नंबर के स्क्वायर का एडिशन कर लीजिए तो यहाँ पे 4 + 1 + 1 बनेगा ईच पार्ट के लिए, तो ये 6 बना, 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml²। अब आप चेक कर लीजिए ये पॉसिबल एनर्जी है और इस एनर्जी से हायर एनर्जी है, तो यहाँ पे ये एनर्जी बना और जितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे NX, NY, NZ की आई उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। पहले मैंने लिखा Psi211 और Psi211 के लिए 2/L⁴ sin पाई x/L और n की वैल्यू यहाँ पे NX की 2 है। जिसके लिए क्वांटम नंबर आपने इंक्रीज किया है वो मैंने प्लेस कर दिया, बाकी पाई y/L और साइन पाई z/L और 0। ये कंडीशन साथ के साथ आप नोट करते जाएंगे, ठीक है, कि इनसाइड द बेल क्या कंडीशन है और आउटसाइड द बेल क्या पार्ट है, वेव फंक्शन फॉर्म कहाँ पे साइन फॉर्म है और कहाँ पे 0 है। ये एक पॉसिबिलिटी मैंने नोट कर दिया। ऐसे ही अगर आप बाकी पॉसिबिलिटीज पे जाएं तो Psi121 में और Psi112 में ये कॉमा लगा दीजिए जिससे
ठीक है, तो 2/L पावर 3/2। अब की बार जो nx वैल्यू है वो 1 है, बट ny वैल्यू 2 है। अब ये चेक करिए, ये जो वेव फंक्शन फॉर्म है इससे डिफरेंट है, इसको इसके टर्म्स में कुछ मल्टीप्लाई करके नोट नहीं कर सकते। जब नोट नहीं कर सकते तो ये इंडिपेंडेंट है और डिफरेंट है। ऐसे ही आप इस पार्ट पे जाइए, तो ये 3 पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे। साइन पाई x/L, साइन पाई y/L, साइन 2 z/L। इनसाइड द वेल ये फॉर्म, आउटसाइड द वेल 0। तो ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है। किसी एक वेव फंक्शन में कुछ पार्ट मल्टीप्लाई करके आप अनदर वेव फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो 3 इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए सेम एनर्जी है 6π² h/2 इट मींस दिस एनर्जी इज ट्रिपली डिजेनरेट। कैसे डिजेनरेट है वो आपको मैंने बता दिया कि 3 वेव फंक्शंस हैं सेम एनर्जी के लिए, जो इस पॉसिबिलिटी पे भी आपको पता चल रहा था कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं nx ny nz की, इसलिए डिजेनरेसी 3 है। ये वेव फंक्शन से आप काउंट करते थे तो ये 3 फोल्ड डिजेनरेट है। वो nx ny nz की पॉसिबिलिटी से ही आपको पता चल जाएगा। तो मैंने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइज स्टेट एनर्जी आपको कैलकुलेट करना बता दिया। ठीक है, जब आप इसी को कीवर्ड के लिए चेक करते तो यहाँ पे nx ny nz कभी कोई एक वैल्यू को 2 करते हैं, बाकी को 1 करते, तो इस lx ly lz वाले पार्ट से ना तो ये एनर्जी मैच करता और ईच एनर्जी के लिए 1 वेव फंक्शन आता, तो इसलिए वहां पे फर्स्ट एक्साइज स्टेट भी नॉन डिजेनरेट बन जाता है, जो क्यूबिक में डिजेनरेट हो गया। और डिजेनरेसी अराइज होने का रीजन क्या है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर सिमेट्रिक शेप बनेगा वहां पे डिजेनरेसी इंक्लूड हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी से। तो कैसे आपको एनर्जी डिजेनरेसी काउंट करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे आपको लास्ट 2 स्टेट्स के एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस नोट करके मैंने बता दिया। इजीली आप इसमें सिर्फ nx ny nz की पॉसिबिलिटी काउंट कर लें तो जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी nx ny nz की एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए उतनी ही डिजेनरेसी बन जाएगा। तो ये सम एनर्जीज और nx ny पॉसिबिलिटी और डिजेनरेसी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये एनर्जी टर्म, possible values of nx ny nz, और जितनी पॉसिबिलिटी होंगी उतनी ही सारी nx ny nz के पॉसिबल फॉर्म्स बनेंगे, बट एनर्जी सेम आएगा तो उतना ही फोल्ड डिजेनरेसी बनेगा। यहाँ पे आप चाहे तो सीरियल नंबर वर्ड यूज कर सकते हैं। ये कॉलम चाहे थोड़ा विड्थ इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पे डिजेनरेसी को स्मॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी आपको पता चल गया, इफ इनफाइनाइट क्यूबिक पोटेंशियल वेल में एनर्जी 3π² h/2 ml² है। जो 1 डायमेंशनल पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए π² h/2 ml² था, तो क्यूबिक के लिए ये 3π² h/2 ml² है। ईच का कंडीशन वहां पे इक्वल है, π² h/2 ml², ईच डायरेक्शन के लिए बनेगा, दीज को ऐड किया तो 3π² h/2 ml²। और यहाँ पे nx ny nz की पॉसिबिलिटीज थी, मिनिमम वैल्यू आपने प्लेस किया था, एक ही पॉसिबिलिटी थी। आप पोजीशन स्पेस में जो भी कंडीशन ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 पॉसिबल वेव फंक्शन है। नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए आपको एनर्जी मैंने कैलकुलेट करा दिया है 6π² h/2 ml²। क्या पॉसिबिलिटीज थी एन की वो भी आपको हिंट कर दिया, nx ny nz की पॉसिबिलिटी, तो जितनी पॉसिबिलिटी होंगी उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज थी, दीज पॉसिबिलिटी से कैसे इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस आ रहे हैं वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब ये सिर्फ काउंटिंग करेंगे कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं nx ny nz की, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो ये 3 बन गया। नेक्स्ट हायर एनर्जी पे जाएंगे। नेक्स्ट में
कोई 2 क्वांटम नंबर को आप इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट हायर एनर्जी है, आप चेक कर लीजिए क्वांटम नंबर का, इस एनर्जी को इंक्रीज करना है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कोई 2 क्वांटम नंबर को यहाँ पे 2 करेंगे और ऐड करेंगे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर फाइंड करने के लिए, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 8 और 1 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। और इस एनर्जी के लिए पॉसिबिलिटीज 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, फिर से 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो ये डिजनरेसी 3 हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नेक्स्ट क्वांटम नंबर इंक्रीज करना है, क्वांटम नंबर लाइक दिस नेक्स्ट हायर वैल्यू पे जाना है कि एनर्जी उससे लोअर लेवल से हायर बने और उससे नेक्स्ट लेवल से लोअर बने, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है। अब आप चेक करिए, सम केसेस ये थिंक कर सकते थे कि आप यहाँ पे ऑल क्वांटम नंबर को 2 कर दें, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि कोई 2 क्वांटम नंबर को 1 करें और एक को 3 कर दें। 3 का स्क्वायर बना 9 और 1 1 स्क्वायर ऐड किया तो 11 बना, जबकि ऑल क्वांटम नंबर को 2 कर देते तो 12 होता। 4 + 4 + 4, तो 12 भी वैलिड है, 11 भी वैलिड है, बट आप चेक करें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उसको अरेंज करेंगे तो 11 पहले आएगा, 12 किसी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो ये नेक्स्ट एनर्जी 11 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। और यहाँ पे जब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो 1 1 3 3 1 3 3 1 1 और 1 3 1, तो ये ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें एनर्जी 11 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर से मैच करेगा। डिजनरेसी इस एनर्जी का 3 पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे। नेक्स्ट लेवल एनर्जी 12 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। ये आपको ईच क्वांटम नंबर को 2 करेंगे तब ये फॉर्म बनेगा, तो जब एक ही पॉसिबिलिटी है तो डिजनरेसी 1 हो गया। मैं एक और स्टेट यहाँ पर नोट कर देता हूँ, जब आप ऑल क्वांटम नंबर में डिफरेंट पॉसिबिलिटी लेंगे और पॉसिबिलिटी बनेगा एक क्वांटम नंबर को 1 ले रहे हैं, एक को 2 और एक को 3 ले रहे हैं, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करें तो 9 + 4 + 1 13 + 1 दैट इज 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं 1 2 3 nx1 हो सकता है, ny2 और n3 nz3 हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि nx1 है और ny3 है, nz2 है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता था कि nx2 हो जाए, ny1 हो जाए और nz3 हो जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि nx2 हो, ny3 हो और nz1 हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि nx3 हो, ny1 हो, nz2 हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि nx3 हो, ny2 हो, nz1 हो। तो ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें ये एनर्जी 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर से मैच करेगा और ये डिजनरेसी 6 आएगा। बाकी एनर्जीज आप फिर से नोट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट 6 लेवल की एनर्जी नोट कर दिया। कई बार आपसे डायरेक्ट डिजनरेसी वर्ड पूछ सकता है और आपसे ये भी कह सकता है कि फॉर दिस एनर्जी कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस होंगे या कितनी एनर्जी स्टेट्स होंगी इस एनर्जी के लिए। देखो, जब तक 1 डायमेंशन था, एनर्जी नॉन डिजेनरेट था, तो वहां पे एनर्जी स्टेट वर्ड यूज कर सकते थे या एनर्जी लेवल वर्ड यूज कर सकते थे। बट जब डिजेनरेसी इंक्लूड होगा तो करेक्ट वर्ड है एनर्जी के लिए एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल इज द ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी। तो ये आपको डिजेनरेसी नंबर ऑफ वेव फंक्शंस या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताएगा। एनर्जी स्टेट्स को आप वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितनी डिजेनरेसी है उतने ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस हैं या उतनी ही एनर्जी स्टेट्स हैं। तो इस लेवल पे 3 स्टेट्स हैं, ग्राउंड लेवल पे 1 स्टेट है, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे 3 स्टेट्स हैं एनर्जी की, बट फिफ्थ लेवल पे फिर से सिंगल स्टेट है, सिक्स्थ लेवल पे 6 स्टेट्स हैं सेम एनर्जी की। तो ये भी आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में वर्ड को कंपेयर करने के लिए हिंट होगा कि आपसे क्या पूछा है, डिजेनरेसी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस, एनर्जी आइगन फंक्शंस या एनर्जी स्टेट्स। कोई भी वर्ड हो वहां पे
ओनली डिजेनेसी के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। NX, NY, NZ की पॉसिबिलिटी चेक करनी है गिवन एनर्जी के लिए, या वहां पे वर्ड यूज कर सकता है कि थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। तो ये जो नंबरिंग है, सीरियल नंबर, वो लेवल का नंबरिंग बताएगा कि फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड है। तो मैंने 1 से लेके 6 लेवल तक की एनर्जी आपको नोट कर दिया, ठीक है। बट अगर इसी में पूछा होता कि व्हाट इज थर्ड एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड लेवल, रिप्लाई करिए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड लेवल? 11 थर्ड एक्साइटेड मींस फोर्थ लेवल, तो 11 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस ml स्क्वायर। तो वहां पे वर्ड भी करेक्टली रीड करेंगे कि थर्ड लेवल का है या थर्ड एक्साइटेड का है, ठीक है। अगर एनर्जी का रेंज दिया होगा तब स्टेट पूछेगा, तो उस रेंज में आप चेक करेंगे कितनी स्टेट्स वहां पे इंक्लूड हो रही हैं। तो ये जो मैंने सम एनर्जी कैलकुलेशन बताया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनेसी बताया, इस स्टेप को फॉलो करके आप एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनेसी फाइंड कर सकते हैं, पॉसिबल वेव फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। बट ये जो डीजेनेसी का रिजल्ट है, आप इसको किसी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि पहले डीजेनेसी 1 हो, फिर 3 पे कांस्टेंट हो जाए, फिर 1 हो, फिर 6 हो जाए। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कैसे डीजेनेसी फाइंड करना है। ये मेथड सभी के लिए वैलिड है कि अगर आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NX, NY, NZ पता चल जाए तो डीजेनेसी आप काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल वेव फंक्शंस काउंट कर सकते हैं जो डीजेनेसी से मैच करेगा। सम केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बनता, ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा कि फंक्शन वैल्यू 1 मिल जाए, ठीक है, फिर 3 पे कांस्टेंट हो जाए, फिर से 1 हो जाए। तो यहाँ एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, आप काउंटिंग कर सकते हैं कि कैसे आपको डीजेनेसी, फोल्ड ऑफ डीजेनेसी को काउंट करना, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थ्री डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन में हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ समटाइम्स एक वर्ड आप यूज करेंगे, आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक। जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो समटाइम आपको वर्ड यूज होगा आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर और एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यही वर्ड आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में और EMT में पढ़ा होगा, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक पढ़ा है नहीं? अपने PG लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल से लेके PG लेवल तक एक वर्ड पढ़ा होगा, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्यों हम आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक कैरेक्टर किस पर्टिकुलर पैरामीटर से इंक्लूड कर रहे हैं, किस कंसेप्ट से वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप सभी को ये कंफर्म होना चाहिए। अगर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक या सॉलिड फॉर्म के लिए पढ़ा होगा, सॉलिड में भी डाइलेक्ट्रिक पार्ट के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए डिफरेंट कंट्रीशन है, तो वो आइसोट्रोपिक होगा, वो एनाइसोट्रोपिक होगा। अगर डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है तो वो आइसोट्रोपिक होगा। क्लियर है? आप लोग डाइलेक्ट्रिक के केस में पढ़ते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का ईच डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आए तो एनाइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक होता है। अगर सेम आए ऑल डायरेक्शन के लिए तो आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक होता है। वहां पे लीनियर डाइलेक्ट्रिक वर्ड भी पढ़ते हैं, और लीनियर की कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशंस या डायलेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लीनियरली रिलेटेड हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन लीनियरली रिलेटेड हैं या किस वे में है, यहाँ पे नॉन लीनियर वेरिएशन है। वो सब पॉइंट्स आप सॉलिड स्टेट या EMT में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक कैरेक्टर इंक्लूड करना है, और वो इंक्लूड करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। आपको पोटेंशियल के फॉर्म से पता चलता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और पोटेंशियल के फॉर्म में स्प्रिंग कांस्टेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपको हार्मोनिक ऑसिलेशन बिहेवियर बताता है। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑल डायरेक्शन के लिए डिफरेंट आएंगे, तो ऑल डायरेक्शन के लिए या मोर देन वन डायरेक्शन के लिए डिफरेंट हो जाएं, तो वहां पे एनाइसोट्रोपिक कैरेक्टर आ जाएगा।
अगर ऑल के लिए सेम होंगे तो आइसोट्रोपिक बनेगा, ठीक है। अगर ऑल के लिए सेम है तो आइसोट्रोपिक, अदरवाइज अनआइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल फॉर्म बनेगा पहले मैं नोट करता हूँ एन आइसोट्रोपिक के लिए। एन आइसोट्रोपिक ये वर्ड आप मल्टी डायमेंशन में इंक्लूड करेंगे, वन डायमेंशन में नहीं आएगा। टू डायमेंशन में भी एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक वर्ड आएगा। जब भी मल्टी डायमेंशन का कंसेप्ट होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड आएगा। तो इसके लिए पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वेयर हाफ एम ओमेगा जेड स्क्वेयर। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सफिक्स में डायरेक्शन कोड इंडिसेस नोट कर दिया। इसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये सेम नहीं है जनरली। तो ये पोटेंशियल में आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एनाइसोट्रोपिक करैक्टर इंक्लूड हुआ। इट मींस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डायरेक्शन के लिए डिफरेंट है और ऑल डायरेक्शन के लिए सेम नहीं है, मोर देन वन के लिए सेम हो सकती है बट कहीं भी थ्री डायमेंशन में कोई टू का भी डिफरेंट हो जाएगा, दैट मींस वो एनाइसोट्रोपिक है। ऑल डायरेक्शन के लिए सेम नहीं होनी चाहिए, देन harmonic oscillator is called an isotropic harmonic oscillator. So this is the potential for an isotropic harmonic oscillator. अगर आप आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की कंडीशन को चेक करें तो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ऑल डायरेक्शन के लिए सेम होगा। देन पोटेंशियल फॉर थ्री डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी नोटेशन है वो ओमेगा है, तो ऑल डायरेक्शन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे सेम है। इसी पार्ट को आप नोट कर सकते थे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आप पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑल डायरेक्शन के लिए सेम है तो आइसोट्रोपिक, अगर ऑल के लिए सेम नहीं है, ठीक है, तो एनाइसोट्रोपिक। डिफरेंट डायरेक्शन के लिए कंडीशन अगर डिफरेंट हो रहा है, बट यहाँ पे कंपेयर करिए पोटेंशियल को, आप इंडिविजुअल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल का सम लिख सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो वेव फंक्शन में प्रोडक्ट और एनर्जी में एडिशन, और इंडिविजुअल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जीज बताई हुई है। वन डायरेक्शन के लिए जो भी रिजल्ट आपने पढ़ा है, ईच के लिए डिफरेंट क्वांटम नंबर नोटेशन लेंगे और सम कर देंगे। तो ये क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा एनर्जी एक्सप्रेशन nx ny nz पे। एक्स डायरेक्शन के लिए आपको ये फॉर्म बताया था n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा x है, बट मैंने आपको हिंट किया कि क्वांटम नंबर भी आपको डिफरेंट करना है। y डायरेक्शन के लिए सिमिलर फॉर्म बनेगा, एक्सप्रेशन सिमिलर होगा, ओनली क्वांटम नंबर और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा y। और z डायरेक्शन के लिए n प्लस हाफ में nz प्लस हाफ बन जाएगा और h क्रॉस ओमेगा z। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा, और nx ny nz की पॉसिबल वैल्यूज आपको बताई हुई हैं, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने यूज किया वो पॉसिबिलिटीज आपको फिर से यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो एनर्जी एक्सप्रेशन पता चल गया, और वेव फंक्शन में फिर से 3 क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आएगा, nx ny nz, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, पर वेव फंक्शन 3 इंडिविजुअल वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। ओमेगा के चेंज होने से एक पैरामीटर आपको डिफाइन किया था अल्फा, अल्फा डायरेक्शन डिपेंडेंट बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा एक्स बाई 2 पावर nx
nx फैक्टोरियल स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक सफिक्स के लिए x है, कोऑर्डिनेट के लिए है। हर्माइट पॉलिनोमियल एच एन एक्स अल्फा एक्स एक्स, ये x डायरेक्शन का वेव फंक्शन बताया था, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। ऐसे ही आप y डायरेक्शन के लिए अल्फा वाई बाई 2 पावर एन वाई फैक्टोरियल स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा वाई स्क्वायर बाई 2 एच एन वाई अल्फा वाई वाई। जेड डायरेक्शन के लिए अल्फा जेड बाई 2 पावर एन जेड फैक्टोरियल स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर 1/2। जो डिफरेंट नोटेशंस हैं उनको चेंज करना है, सिमिलर नोटेशन सेम रहेंगे। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड स्क्वायर बाई 2, एक तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा वेव फंक्शन में और क्वांटम नंबर चेंज होगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो भी टर्म डिपेंडेंट है वो नोटेशन चेंज कर देंगे। तो अल्फा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट था तो अल्फा चेंज हो गया ऑल डायरेक्शन के लिए। चेक कर लीजिए, ये टोटल वेव फंक्शन बनेगा। ये साई एन एक्स था, ये साई एन वाई है और ये साई एन जेड है। तो नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन एनाइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मैंने नोट कर दिया है। और एनर्जी एक्सप्रेशन भी आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन के साथ नोट हो गया। जब भी आपको कोई रिजल्ट फाइंड करना होगा, पोटेंशियल फॉर्म दिया होगा, उसको कंपेयर करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और इन एक्सप्रेशंस में प्लेस कर देंगे। कभी वेव फंक्शन पूछा जाएगा, कभी एनर्जी पूछा जाएगा। और जब तक आपको ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड का कंपेरिजन का कोई हिंट नहीं दिया है, तो ये एनर्जीज के कॉरस्पॉन्डिंग, ईच एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल वेव फंक्शन बनेगा। इट मींस दीज एनर्जी एक्सप्रेशंस नॉन डीजेनरेट बनेंगे जनरली। जब आपको ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड दिया होगा तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सम स्टेट्स वहां पे डीजेनरेट हो जाएं, इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया है कि मोस्टली तो वो नॉन डीजेनरेट बनेगा, बट सम एनर्जीज वहां पे डीजेनरेट भी हो सकती हैं जब ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड में कोई रिलेशन बन जाएगा। तो एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर को मैंने यहाँ पे नोट किया, तो चेक कर लीजिए, सिर्फ 1 डायमेंशनल वाले रिलेशंस मैंने यूज किए हैं। एनर्जी में एडिशन कर दिया और वेव फंक्शन में प्रोडक्ट कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर नोटेशंस यूज हुए, पोजीशन कोऑर्डिनेट नोटेशंस चेंज हुए, और जो भी रिजल्ट ओमेगा डिपेंडेंट था उसमें मैंने सफिक्स में नोटेशन कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के लिए नोट कर दिया है। अब आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में यही फॉर्म को आपको फिर से रिलेट करना है। अब ये पार्ट पे जाइए, जब ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड सेम हो गए तो एनर्जी एक्सप्रेशन जो आपने एनाइसोट्रोपिक के लिए पढ़ा था वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सेम कर दीजिए, और जैसे ही आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम करेंगे क्वांटम नंबर सभी भी डिफरेंट लेंगे। तो फर्स्ट एक्स डायरेक्शन के लिए क्वांटम नंबर nx है और nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। y डायरेक्शन के लिए क्वांटम नंबर ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। z डायरेक्शन के लिए क्वांटम नंबर nz प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ऑल डायरेक्शन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप h क्रॉस ओमेगा कॉमन लेंगे, nx प्लस ny प्लस nz, और ये हाफ को 3 टाइम्स ऐड किया तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए, nx ny nz को अगर आप 0 ले रहे हैं तो 0 बनेगा, nx ny nz में कोई एक क्वांटम नंबर 1 ले लें तो ये सम 1 बनेगा, कोई क्वांटम नंबर 2 ले लें, एक को 0 कर लें तो सम 2 बनेगा, कोई 2 क्वांटम नंबर 0 कर लें, एक को 2 कर लें तब भी 2 बनेगा। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक की ऑल पॉसिबिलिटीज ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा जब आप nx ny nz की पॉसिबिलिटीज लेंगे। तो इसी एक्सप्रेशन को आप एक सिंगल क्वांटम नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, दैट इज n। यही फॉर्म आप लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं। दोनों एक्सप्रेशन करेक्ट हैं, ये भी, इससे भी सेम एनर्जी बनेगा और जो फर्स्ट रिलेशन है वहां से भी सेम एनर्जी बनेगा। आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n nx
एन वाई एन जेड, चाहे तो यहाँ पे एन के लिए नोट भी कर दें, एन कैन बी रिटन एज एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, इसको मैंने एन लिखा है। तो एन एक्स एन वाई एन जेड की पॉसिबल वैल्यूज आपको पहले से पता थी, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और n के लिए भी यही पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी, इसलिए इस सम को मैंने n फिर से रिप्लेस कर दिया। तो एनर्जी एक्सप्रेशन आपको फाइंड हो गया। और जो वेव फंक्शन नोटेशंस हैं उनमें आप फिर से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट था तो अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड सेम हो गए, बट ओमेगा सेम होने से अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड ये अल्फा से रिप्लेस करेंगे, और जो अल्फा का डेफिनेशन था स्क्वायर में वो एम ओमेगा वाई एच क्रॉस आपको पहले बताया हुआ है। तो ये डेफिनेशन सेम होने से जो वेव फंक्शन फॉर्म नोट करेंगे वो क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड पे, बट जो अल्फा नोटेशन है वो अब की बार अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड के प्लेस पे अल्फा रिप्लेस करना है, बाकी फैक्टर सेम रहेंगे जो एनाइसोट्रोपिक में है। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन एक्स अल्फा एक्स, ये एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। वाई डायरेक्शन के लिए सिमिलर बिहेवियर 2 पावर एन वाई फैक्टोरियल रूट पाई टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 एच एन वाई अल्फा वाई, जेड के लिए अल्फा बाई 2 पावर एन जेड फैक्टोरियल स्क्वायर रूट पाई 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 एच एन जेड अल्फा जेड। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आपको फाइंड हो गया। तो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी और पॉसिबल वेव फंक्शंस आपको यहाँ पे फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर आइसोट्रोपिक कैरेक्टर से एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी डिजेनरेट हो सकती है। तो पॉसिबल डिजेनरेसी फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मेथड जो आपको मैंने क्यूबिक पोटेंशियल वेल में बताया कि एन की पर्टिकुलर एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करने के लिए एन की मिनिमम वैल्यू प्लेस करेंगे तो एनर्जी बनेगा 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और जैसे ही आपने यहाँ पे क्वांटम नंबर प्लेस किया एन एक्स एन वाई एन जेड को 0 तो ये सिंगल वेव फंक्शन बनेगा, नॉन डिजेनरेट बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटीज आप काउंट करके आप डिजेनरेसी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। डिजेनरेसी के लिए यहाँ एक्सप्रेशन भी ड्राइव हो जाएगा और काउंटिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे क्यूबिक पोटेंशियल वेल में मैंने बताया है। तो एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं डिजेनरेसी के लिए, फिर दोनों पार्ट पे जाएंगे कि एक्सप्रेशन से क्या डिजेनरेसी आता है और कैसे हम काउंट भी कर सकते हैं, दोनों को मैच करा देंगे। तो डिजेनरेसी फॉर nth स्टेट, और यहाँ पे मैं nth लेवल वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी nth लेवल के लिए मोर देन वन स्टेट में सेम हो सकता है, तो वो कितनी स्टेट के लिए सेम है वो काउंट करेंगे। और डिजेनरेसी काउंट करने के लिए हमें एनर्जी एक्सप्रेशन में n+3/2 n को अगर हम फिक्स कर दें तो एनर्जी फिक्स हो गया, बट ये n की वैल्यू फिक्स्ड हो सकती है, बट nx ny nz वेरी कर सकते हैं। मोर देन वन पॉसिबिलिटी ऑफ nx ny nz के लिए n फिक्स हो सकता है। तो n फिक्स है क्योंकि एनर्जी की फिक्स वैल्यू के लिए आपको डिजेनरेसी काउंट करना है, nth लेवल की एनर्जी की पॉसिबल आइगन फंक्शंस आपको काउंट करना है। अब ये काउंटिंग इजीली करने के लिए मैंने n को तो फिक्स किया ही था, एनर्जी फिक्स होने से दीज 3 nx ny nz की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक को और मैंने फिक्स कर दिया, सपोज nz भी फिक्स हो गया, तो फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n एंड nz, पहले nz की फिक्स वैल्यू के लिए काउंट कर लें, फिर nz को वेरी करा देंगे, कहां से कहां तक वेरी होगा उससे फिर फाइंड कर लेंगे। फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ n एंड nz द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ nx एंड ny। जितनी nx ny की पॉसिबिलिटीज होंगी वो n और nz को फिक्स करके उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बन जाएंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस रिलेशन को जब फिक्स कर दिया तो आप नोट कर सकते थे n माइनस nz इज इक्वल्स टू nx प्लस ny। अब ये टर्म फिक्स है, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, तो ये टर्म भी फिक्स हो गया। बट nx ny वेरी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज काउंट करने के लिए nx की मिनिमम वैल्यू है 0। जैसे ही nx 0 होगा तब ny आपको पता चल गया n माइनस nz बनेगा। ये पॉइंट को थोड़ा केयर करते जाएं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ हिंट करता जा रहा हूँ कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई कि nx 0 हो सकता है, और जब nx 0 होगा तो ny वैल्यू n माइनस nz बनेगा इस रिलेशन से। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। nx ny की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो काउंट करना है, उससे पॉसिबल एनर्जी आइगन फंक्शंस पता चलेंगे। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म है कि इंक्रीज करते जाएंगे यूनिटी से। तो nx की मिनिमम वैल्यू रखा, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, nx की वैल्यू 1 होगी, और जब nx की वैल्यू 1 होगी तो ये n माइनस nz ny को काउंट करने के लिए ये nx को फिर से लेफ्ट में एडजस्ट कर दिया, तो ये वैल्यू बना n माइनस nz माइनस 1। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ nx 2 है, तब ये टर्म बनेगा n माइनस nz माइनस 2। ऐसे ही आप ऑल पॉसिबिलिटीज काउंट करते चले जाएंगे। जब nx मिनिमम था तब ny मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना था n माइनस nz। जब ny मिनिमम होगा और ny की मिनिमम वैल्यू है 0 तब nx मैक्सिमम बनेगा और दैट वैल्यू बनेगा n माइनस nz। तो ऐसे ही आप कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो काउंट कर सकते हैं। इससे एक टर्म पहले की वैल्यू भी नोट कर सकते हैं। ny वैल्यू जब 1 होगा तो nx वैल्यू बनेगा n माइनस nz माइनस 1। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब आप चेक करिए, या तो nx को काउंट कर लीजिए कि nx की कितनी वैल्यू है, कहां से कहां तक जा रही है विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, या ny को काउंट कर लीजिए। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये अनदर पॉसिबिलिटी, ये अनदर पॉसिबिलिटी। तो आप चेक करिए nx वैल्यू दीज पॉसिबिलिटी में 0 से लेके n माइनस nz तक जाता है, और ny भी कहां से कहां तक जाता है, n माइनस nz से लेके 0 तक जाता है। तो कोई एक भी काउंट कर देंगे तो आपको कितनी पॉसिबिलिटीज हैं nx ny की वो काउंट हो गई। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये काउंट कर सकते हैं। अब तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर 1 से लेके वैल्यू 10 तक जाती है तो कितने नंबर होता है 10। अगर 0 से 10 तक जाए तो कितना नंबर होता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ nx and ny with fixed values of n and nz। n और nz को फिक्स किया है, बट दीज वैल्यूज वेरिएबल हैं। तो कितनी वैल्यूज हैं, द नंबर ऑफ, ये वर्ड के लिए लिखेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। तो ये नंबर बना n माइनस nz प्लस 1। यूनिटी से यहाँ पे इस नंबर में ऐड कर दिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो, अगर 1 से स्टार्ट होता तभी n माइनस nz होता है। बट nz आपने फिक्स किया है, फिक्स थोड़ी है आपकी, तो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ n फिक्स है, तो nz वेरिएबल है। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ nx ny and nz with fixed energy, और एनर्जी कब फिक्स होगा, जब n फिक्स हो जाए, विद फिक्स n। तो यही रिजल्ट बनेंगे नंबर ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शंस। नंबर ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शंस विद सेम एनर्जी।
विद सेम एनर्जी, और एनर्जी क्या सेम होगा, n+3/2 h क्रॉस ओमेगा। इस एनर्जी के लिए कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे, ये आपको nx ny nz की पॉसिबिलिटी काउंट करके पता चलेगा, और यही पार्ट होता है डीजेनरेसी। सेम एनर्जी के लिए कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस हैं, ये gn से रिप्रेजेंट करेंगे डीजेनरेसी को। तो आपको यहाँ पे डीजेनरेसी काउंट करने के लिए आपको nz की फिक्स वैल्यू के लिए रिजल्ट पता है, बट nz वेरिएबल है, तो आप इस पे nz की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, आप सम कर सकते हैं इस टर्म को। अब आप चेक करिए कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करेगा। nz की मिनिमम वैल्यू 0 है, जब nx ny मैक्सिमम होगा तब nz मिनिमम होगा, बट जब nx ny मिनिमम होगा तब nz मैक्सिमम बनेगा, और मैक्सिमम वैल्यू nx ny की मिनिमम वैल्यू 0, तो nz वैल्यू n तक जा सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। इस सम के फिक्स होने की वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू n तक जाएगा। अब ये सीरीज का सम अगर आप फाइंड कर लें तो डीजेनरेसी का एक्सप्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो इतने पॉसिबल वेव फंक्शंस होंगे, ये नंबर डीजेनरेसी बनेगा। सर ये Next. n वाला एक बार रिपीट करना सर, आपने बताया। कौन सा सर आप n लगाए ना, एक बार रिपीट करना। कौन सा स्टेप, समेशन पर सर n लगाया ना, इनफाइनाइट हटाकर nz पे समेशन लगाया है। अब आप ये बताइए, हमें वो एनर्जी की आइगन फंक्शंस काउंट करने हैं जिनके लिए एनर्जी सेम हो। सेम कब होगा, जब n सेम हो जाए, n फिक्स हो जाए। अब आप चेक करिए, हमें nz की पॉसिबिलिटीज चेक करनी कहां से कहां तक जाएंगी। मैंने बताया कि मिनिमम वैल्यू 0 है, और 1 से 0 से लेके विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी तक जाना है। 1 2 3 4 मतलब किस लेवल तक जाएंगे विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, वो आपको काउंट करना है। तो ये चेक करें, जब ये टर्म का सम मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम बनेगा, जब nx प्लस ny मिनिमम होगा तब nz मैक्सिमम बनेगा, और nx प्लस ny कब मिनिमम होगा, जब nx ny दोनों मिनिमम हो, दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो जब ये सम 0 हो जाएगा तब nz की वैल्यू किससे मैच कर गई, n से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू n जाएगा यहाँ पे। ओके सर। तो डीजेनरेसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आपको अब ये इस सीरीज का सम फाइंड करना है। समेशन ओवर nz गोज फ्रॉम 0 टू n माइनस nz प्लस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू nz की वैल्यू प्लेस करते जाइए। nz को 1 प्लेस किया, nz को 0 प्लेस किया, सॉरी, तो ये टर्म बना n+1, फर्स्ट टर्म आ गया इस सीरीज का। सेकेंड टर्म जब nz को 1 करेंगे तो n बनेगा। नेक्स्ट टर्म जब nz को 2 करेंगे तो ये n-1 बनेगा। ऐसे ही nz को 3 करेंगे तो ये n-2 बनेगा। जब आप nz को n कर देंगे तो ये टर्म 1 बनेगा, उससे एक टर्म बिफोर 2 बनेगा। चेक कर लीजिए, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस 1 है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद डिफरेंस 1, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, वो आपको पता है, कितने टोटल टर्म्स हैं वो आपको पता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। या आपको एक फॉर्म पढ़ा होगा, सिग्मा n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 से लेके n तक का सम करते हैं, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, n+1। फर्स्ट टर्म देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर nth टर्म का सम का एक्सप्रेशन लिखें तो अपने सम एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, तो यहाँ पे n+1 टर्म है तो n+1/2 लिख दिया। फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर दोनों नोन है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से इजी होता है। अदरवाइज एक टर्म आपने पढ़ा होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो 1 फर्स्ट टर्म है और n+1 लास्ट टर्म है, तो ये फॉर्म बन गया n+1 n+2/2, और ये हो सकता है एक्सप्रेशन आप में से सम स्टूडेंट्स को पहले मेमोराइज भी हो, बट किसके लिए वैलिड है ये, वो आपको मैंने आर्टिकल का नेम बता दिया है, 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक
हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब आपको चेक करना हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए कि डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है, तो n की वैल्यू 0 रखिए और डिजेनरेसी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया 0 + 1 0 + 2 / 2, तो 1 आ गया। n को आप 1 करिए, इस एक्सप्रेशन पे जाइए, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए डिजेनरेसी n को 1 किया तो फर्स्ट टर्म बन गया 2 और सेकंड टर्म बन गया 3, तो 2 × 3/2, तो ये 3 बन गया। क्लियर है? अब आप इस एक्सप्रेशन पे जाइए, यहां से भी आप काउंट कर सकते थे। एक्सप्रेशन बेनिफिशियल तब है जब आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम नंबर के लिए पूछा जाए, बट ये तो आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते थे। चेक करिए, n की वैल्यू को 1 करना है तो nx + ny + nz 1 होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, अगर nx को आप 0 ले रहे हैं, ny को 0 ले रहे हैं और nz को 1 ले रहे हैं, सम 1 है। nx को 1 ले रहे हैं, ny को 0 ले रहे हैं, nz को 0 ले रहे हैं, तब भी सम 1 है। nx को 0 ले रहे हैं, ny को 1 ले रहे हैं, nz को 0 ले रहे हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी में चेक कर लीजिए, सम 1 बनेगा, और जितनी पॉसिबिलिटीज हैं nx, ny, nz की, उतना डिजेनरेसी बताया था। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया, बट आप काउंटिंग जो पार्टिंग बॉक्स में मैंने इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू के लिए काउंटिंग का मेथड बताया था, वो अभी भी करेक्ट है। यहाँ पे nx, ny, nz की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप काउंट करके फिर से डिजेनरेसी निकाल सकते थे। जब एक्सप्रेशन मेमोराइज ना हो या एक्सप्रेशन वैलिड ना हो, तब आप लाइक दिस काउंटिंग करके डिजेनरेसी फाइंड करेंगे। ऐसे ही आप n = 2 पे जाके डिजेनरेसी को चेक कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्लियर हो गया? दोनों पार्ट से आप डिजेनरेसी फाउंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशन में 3 डायमेंशन में टू केसेस तो डिस्कस किए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए, और 2 केसेस डिस्कस किए मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर 2 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, और यहाँ पे आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, तो उसका एनर्जी एक्सप्रेशन बताइए और कॉरस्पॉन्डिंग लेवल की nth लेवल की डिजेनरेसी बताइए बहुत जल्दी से। मेथड मैंने बता दिया है। आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2 डायमेंशन। सर एनर्जी तो होगी nx + ny + 1 जी, 1 + 1 डिजेनरेसी भी काउंट कर लीजिए, हाफ + हाफ 1। डिजेनरेसी भी काउंट कर लीजिए, मेथड बता दिया है। अगर एक्सप्रेशन वैलिड है तो एक्सप्रेशन भी ड्राइव हो जाएगा, बाकी आप काउंटिंग करके भी आप चेक कर सकते हैं। यस सर। सर n+1 डिजेनरेसी n+1 n+1। सभी ने ट्राई कर लिया? देखो सेम कंसेप्ट आपको 3 डायमेंशन में इंक्लूड हो गया है, इसलिए मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला। ये बोथ डायरेक्शन की एनर्जी को ऐड करेंगे। क्वांटम नंबर x के लिए nx और y के लिए ny, तो nx + हाफ h × ओमेगा प्लस ny + हाफ h × ओमेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो nx + ny और हाफ आपको ऐड किया तो 1 बन गया।
इसी एक्सप्रेशन को आप nx प्लस ny को n से रिप्लेस करके n+1 फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है और ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, वेयर n इज nx प्लस ny और nx ny nz की पॉसिबल वैल्यूज nx ny की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे डिजेनेसी काउंट करने के लिए हमें nth लेवल की डिजेनेसी काउंट करना है, तो ये n फिक्स होना चाहिए और फिक्स होने के लिए ये सम फिक्स होना चाहिए, nx प्लस ny फिक्स होना चाहिए nth लेवल के लिए, और ये काउंटिंग कर सकते हैं आप इसकी nx ny को काउंट कर सकते हैं। nx की मिनिमम वैल्यू 0, तब ny मैक्सिमम होगा, दैट इज n। नेक्स्ट यूनिटी वैल्यू, यूनिटी से इंक्रीज करते चले जाएंगे क्वांटम नंबर को, तभी n-1 बनेगा, ये n-2 नेक्स्ट वैल्यू पे। जब nx मैक्सिमम होगा तब ny मिनिमम बनेगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ ny 0 है, तब nx मैक्सिमम वैल्यू n बनेगा। इससे एक टर्म बिफोर नोट कर दीजिए, n-1 और 1। दीज पॉसिबिलिटी जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है उनको सम कर लीजिए, nx ny को, n आ रहा होगा सब में, तो काउंट कर लेंगे। 0 से n तक जा रहा है nx की वैल्यू, तो कितनी वैल्यूज हैं ये, नंबर ऑफ वैल्यूज n+1 n+1 है, तो यही डिजेनेसी बनेगा। सेम एनर्जी के लिए जितनी वैल्यूज हैं उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शन बनेंगे और डिजेनेसी n+1 बनेगा। तो दीज टू एक्सप्रेशंस 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे भी फाइंड हो गया था। इस पार्ट में nz को 0 कर दीजिए, nz को 0 करेंगे क्योंकि nz है ही नहीं यहाँ पे, nz को 0 करेंगे तो n+1 बन गया, तो यहीं पे आपको डिस्कस हो गया था। ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन में, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो 3 डायमेंशन में आपको मैंने बताया, अगर यहाँ पे nz को 0 कर दें और ये पार्ट को, ये टोटल पार्ट को हटा दें यहाँ से, इस एक्सप्रेशन को हटा दें, तो एक तो यहाँ पे ये कंडीशन 1 हो जाएगा और ये कंडीशन हटने से nx प्लस ny प्लस 1 बन गया। तो इस क्वांटम नंबर में जो पॉसिबिलिटीज काउंट करने के लिए आपने चेक किया था, nz को 0 करके आप ये काउंटिंग कर सकते हैं। वो आपको मैंने सेपरेटली फिर से काउंट करके बता दिया कि कितनी वैल्यूज हैं। जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही आइगन फंक्शंस बनेंगे, उतनी स्टेट्स बनेंगी, उतना ही डिजेनेसी बनेगा। तो ये लेवल की डिजेनेसी है जो नंबर ऑफ स्टेट्स के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलवेज n+1 n+2/2 से प्रॉब्लम नहीं करेंगे डिजेनेसी का। वहां पे हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड यूज कर लिया, वहां पे रीड कर लिया और एक्सप्रेशन अप्लाई करने लग रहे हैं n+1 n+2/2। ये भी देखना है कि वो कितने डायमेंशन में आइसोट्रोपिक है, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में। ठीक है, प्रॉब्लम नोट करेंगे। फाइंड द एनर्जी and corresponding normalized wave function. Energy eigen function of first two state या ground state and first state. Of a particle of mass small m that is moving, और confined word यूज कर सकते हैं, in 2-dimensional potential defined as
ये -a/2 टू +a/2, अदरवाइज इनफाइनाइट। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट नोट करें, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लें, फिर फर्स्ट टू स्टेट की एनर्जी और एनर्जी आइगन फंक्शन नोट कर लें। जो पोटेंशियल फॉर्म है, उस पोटेंशियल फॉर्म को आप कंपेयर करिए फिर से एक्स और वाई डायरेक्शन के इंडिविजुअल पोटेंशियल का आप सम लिख सकते हैं। जो 3 डायमेंशन में मैंने आपको स्टेप बताए उसको आप कंपेयर कर लीजिए, 2 डायमेंशन के लिए रिपीट करना एक तरह से। बट इंडिविजुअल डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल फॉर्म को कंपेयर करिए, वो इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है ऑफ विड्थ ए, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेशन जब आप जनरल फॉर्म नोट करेंगे तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर बनेगा। और नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन जब आप फाइंड करेंगे, nx ny क्वांटम नंबर डिपेंडेंट होगा, 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y, स्क्वायर रूट 2/a स्क्वायर, समटाइम कॉस आएगा, समटाइम साइन आएगा। किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कॉस बनेगा, किसके लिए साइन बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि nx और ny में क्या वैल्यू ऑड है, क्या वैल्यू इवन है। बताया था? यस सर। यस ठीक है, सर, क्लियर हो गया? यस सर। जो क्वांटम नंबर ऑड होगा उसके लिए आपको कॉस लेना है और जो इवन होगा उसके लिए साइन लेना है। अब आप चेक करिए एनर्जी की वैल्यूज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट के लिए या ग्राउंड स्टेट के लिए। फॉर ग्राउंड स्टेट मैंने हिंट किया कि ग्राउंड स्टेट में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू प्लेस करना है। क्लियर है? और nx ny की वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? यहाँ पे पार्टिंग बॉक्स में 1 से।
तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी E11 बनेगा और 1 का स्क्वायर ऐड किया तो 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, जिसको आप नोट करेंगे पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ma स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि nx की वैल्यू 1 है और ny की वैल्यू 1 है, तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन आप नोट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे n को आपने 1 किया है तो ये कॉस फॉर्म बनेगा। nx 1 है, ny 1 है, ठीक है, ये y बनेगा यहाँ पे y, अदरवाइज 0। इनसाइड द वेन -a/2 से +a/2 x और y कोऑर्डिनेट अगर आप ले रहे हैं तो ये गिवन फॉर्म होगा जो आपको नोट कर दिया, अदरवाइज 0 बनेगा। तो ये एनर्जी और नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए नोट हो गए। तो ग्राउंड स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम नंबर में एक ही पॉसिबिलिटी बनना है, ओनली मिनिमम नंबर प्लेस करना है आपको। बट जैसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट पे जाएंगे, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अब nx ny में लाइक दिस क्वांटम नंबर सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट हायर एनर्जी के लिए कि ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी हो, बट नेक्स्ट जो स्टेट्स होंगी सेकंड एक्साइज स्टेट, थर्ड एक्साइज उनसे लेस एनर्जी बने। तो आपको इजी वे क्या है कि यहाँ पे आप चेक करिए, मल्टीपल फैक्टर तो सभी मल्टीप्लाई करना है। इस nx ny में कोई एक क्वांटम नंबर को हायर वैल्यू पे इंक्रीज कर दीजिए, जो फॉर्म है उससे आपको कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा, nx को आप कभी 1 लेंगे और ny को 2 लेंगे, तो 2 पॉसिबिलिटी में सेम एनर्जी बनेगा। nx को 2 ले सकते हैं, देन ny 1 होगा। और दीज 2 पॉसिबिलिटीज में जो एनर्जी बनेगा 1 + 4 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर बनेगा। ये एनर्जी बनेगा फर्स्ट स्टेट का, जिसको हम E11 E12 और E21 लिख सकते थे। तो ये डबली डिजेनरेट है। nx ny की कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे? 2 पॉसिबिलिटीज। दिस इज डबली डिजेनरेट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस बनेंगे इस एनर्जी के लिए। तो एक तो आपको नोट करना है psi12, और psi12 के लिए आपको कंफर्म है अब कि x का जो क्वांटम नंबर है वो आप 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे श्योरली x वाले पार्ट में cos बनेगा। बट y का जो क्वांटम नंबर है वो 2 ले रहे हैं, तो y वाले के लिए इवन बन गया, तो ये साइन बनेगा। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम cos लेंगे या साइन लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वांटम नंबर आप वहां पे यूज करके चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। x lies between -a/2 to +a/2 and y lies between -a/, इसी को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे। x और y यहाँ पे एक साथ कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये +a/2 से इक्वल है या लेस है, अदरवाइज 0। psi21, अब की बार x के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर 2 है, तो 2/a, तो x वाला फंक्शन साइन फॉर्म बनेगा 2 पाई x/a cos पाई y/a if mod x less than a/2, y mod less than a/2, otherwise 0। तो these 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए सेम एनर्जी बनेगा, तो ये डबली डिजेनरेट है ये एनर्जी। तो क्वेश्चन में मोस्टली केसेस में आपको यही पूछा जाता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, डिजेनरेसी क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या है, कितने क्या पॉसिबल आइगन फंक्शन फॉर्म है, डिजेनरेसी क्या है। तो आप लाइक दिस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई हायर स्टेट एनर्जी भी पूछा जाए तो nx ny की पॉसिबिलिटीज को आप कंपेयर कर लें और वहां पे फाइंड करके एनर्जी, डिजेनरेसी, पॉसिबल वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
मैंने 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल डिस्कस नहीं किया था, बट उसको प्रॉब्लम वाइज मैंने आपको हिंट कर दिया। ये जनरलाइज फॉर्म एनर्जी का बता दिया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप आइगन फंक्शन फॉर्म भी नोट कर सकते थे। जब ये कंडीशन डिफरेंट होंगी, ये बाउंड्रीज डिफरेंट होंगी, Lx Ly डिफरेंट होंगी, तब ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाएगा, जो आपको यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म बन रहा था। एक तरह से स्क्वायर वर्ड यूज कर सकते थे 2 डायमेंशन के लिए। बोथ साइड यहाँ पे पोटेंशियल में जो साइड हैं x के कॉरस्पॉन्डिंग और y के कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम आपको यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं। तो जो भी पोटेंशियल का डेफिनेशन आपने 1 डायमेंशन में पढ़ा है, अगर वो सेकंड आपके मोर देन 1 डायमेंशन में किसी भी डायरेक्शन के लिए इंक्लूड हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन फंक्शंस, एनर्जी एक्सप्रेशंस, डिजेनरेसी, अगर पहले आपको नॉन डिजेनरेट बताया था तो यहाँ पे डिजेनरेसी के लिए उसको कंपेयर कर सकता है। तो एग्जाम के क्वेश्चंस को रेफरेंस लेंगे। देखो 4th असाइनमेंट तक के क्वेश्चंस आपको मैंने हिंट कर दिए। नेक्स्ट असाइनमेंट 5th है, बट वहां पे मेंशन किया हुआ नेम एंगुलर मोमेंटम। मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम आपको इसके बाद डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मल्टी डायमेंशन में। तो असाइनमेंट 6 में मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल में ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम होंगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली भी और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाली भी। तो यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे पहले। तो पेज नंबर 65 पे प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 ये कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 65 प्रॉब्लम नंबर 4 और 5। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन डेटा है बोथ प्रॉब्लम के लिए। पार्टिकल इज लोकेटेड इन ए 3 डायमेंशनल क्यूबिक वेल ऑफ विड्थ L विद इम्पेनेट्रेबल वॉल्स। इम्पेनेट्रेबल वॉल्स मींस वहां पे बाउंड्री इनफाइनाइट है, उसको पेनेट्रेट नहीं करेगा पार्टिकल। ठीक है, तो जो मैंने आपको डिस्कस किया क्यूबिक पोटेंशियल वेल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जीज बताई हुई हैं इंडिविजुअल लेवल की और डिजेनरेसी भी बताई हुई है। इस प्रॉब्लम में चले जाइए। प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए मैंने जो टेबल बताया है, स्टेटमेंट रीड करिए। द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ 3rd and 4th लेवल। ये आपको क्यूबिक पोटेंशियल वेल के लिए ही मैंने एनर्जी और डिजेनरेसी बताई हुई है। तो 3rd नंबर पे ये एनर्जी है और 4th नंबर पे ये है। तो 3rd और 4th लेवल की एनर्जी का सम पूछा है। तो 11 और 9 20/2 करेंगे तो सम ऑफ एनर्जी ऑफ 3rd and 4th लेवल, तो 9 + 11 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। तो रिजल्ट बन गया 10 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ml स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसी के नेक्स्ट पार्ट में पूछा है डिजेनरेसी ऑफ 4th लेवल। या तो टेबल को रेफरेंस ले लें या आपको 4th लेवल की एनर्जी का आइडिया था। 11 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी ऑफ 4th लेवल। तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि nx ny nz की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये 11 स्क्वायर 3 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का एडिशन है। कब 11 बनेगा? जब आप कोई 2 क्वांटम नंबर को आप 1 ले रहे हैं और एक को 3 ले रहे हैं। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको डिजेनरेसी पता चल गया, डिजेनरेसी 3 है। यहाँ पे 3rd ऑप्शन के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं। डिजेनरेसी का नंबर दिया है वहां पे। तो कैसे प्रॉब्लम आपको कंप्लीट करना है वो आपको मैंने हिंट कर दिया है। आर्टिकल के पॉइंट्स बता दिए, क्यों आपको वहां पे 1 डायमेंशन वाले रिजल्ट 3 डायमेंशन में एप्लीकेबल थे, कब एप्लीकेबल हैं,
कैसे अप्लाई करने हैं वो आपको मैंने हिंट कर दिया है। तो लेक्चर का टाइम हो गया 12:45 तक था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम का आइडिया लेके आएंगे। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाली, तो एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करके फिर मल्टी डायमेंशन पोटेंशियल में फिर से आएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का आइडिया लेके आएंगे थोड़ा। और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल में कार्टेशियन कंपोनेंट पे बेस्ड हैं, उनको खुद से एक बार ट्राई भी कर लेंगे, जिससे जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज्यादा आपको डाउट क्रिएट ना हो। ये थ्योरी पार्ट जरूर एक बार पढ़ लें और वन डायमेंशन वाले रिजल्ट को एक बार जरूर मेमोराइज कर लें, रिवाइज कर लें, जिससे मल्टी डायमेंशन में करेक्टली आप उनको अप्लाई कर पाए। कुछ रिजल्ट्स मैंने रिलेट कर दिए हैं। क्वेश्चन बता दीजिए कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हैं। ऐसे बताना पड़ेगा, आप स्टेटमेंट पढ़ के नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में कौन बताएगा आपको? ठीक है सर। वो तो जो मैं कराऊंगा मैं सेलेक्ट करा ही दूंगा, आप खुद से भी तो सेलेक्ट करना सीखिए। अब तो काफी क्वेश्चंस 4th असाइनमेंट तक लगभग काफी क्वेश्चंस हो गए, अब तो स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि किस टॉपिक का है। सर एक बार स्लाइड नंबर 7 पे मूव करना। अभी करते, किसी ने 24 पूछा है पहले भी। ओके सर ओके। 7th बता रहे थे? यस सर, स्लाइड नंबर 7। हाँ जी सर इस वाले क्वेश्चन को आपने हाइजेनबर्ग पिक्चर से किया है, इसका सर श्रोडिंगर पिक्चर से कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम में मेंशन था इसलिए हाइजेनबर्ग पिक्चर से किया मैंने। ओके, बाकी इसको कर सकते हैं श्रोडिंगर पिक्चर से? दोनों से सेम आएगा। सर श्रोडिंगर पिक्चर से कैसे करेंगे, थोड़ा आइडिया दो। मैंने ब्रेक से पहले ही बताया था, आप लोग जब मैं बताता हूँ तब नहीं ध्यान रखते हैं, फिर बाद में पूछते जाते हैं। जब जो याद आ जाता है तब पूछ लेते हैं। जो मैंने बताया उसको भी तो रिकॉल करा करिए। आपको मैंने बताया कि दोनों पिक्चर में ये एक्सपेक्टेशन सेम आएगा, बट श्रोडिंगर पिक्चर में ये एक्सपेक्टेशन क्या बनेगा? साई टी A0 साई टी। जो श्रोडिंगर पिक्चर में जब इसको हाइजेन पिक्चर से रिलेट करेंगे तो ये साई टी वैल्यू आपको बताया हुआ है। साई टी को आप लिखते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी बाई एच क्रॉस साई 0। ब्रैकेट ऑफ साई 0 बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियल प्लस आई एच टी बाई एच क्रॉस हो गया। इसको एटी लिखते हैं, तो सेम है या नहीं है? यस सर, सेम ही चीज है। तो मैंने तो बता ही दिया पहले ही। हाँ सर बताया था। सर 6 नंबर की स्लाइड इससे पीछे वाली। अभी हेलो सर। हाँ जी, सर वो जो डीजेनरेसी आपने निकलवाया था फॉर nth किसके लेवल, लिए? फॉर nth लेवल, किस सिस्टम के लिए? आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन। हाँ जी बताइए।
इससे पहले सर एक स्टेटमेंट लिखा है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आपको एनर्जी n+3/2 h क्रॉस ओमेगा के कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे वो आपको काउंट करना है, जो डिजेनेसी से मैच करता है। बताया था डिजेनेसी, फोल्ड ऑफ डिजेनेसी काउंट करना बताया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस विद सेम आइगन वैल्यू बताया था। यस तो आइगन फंक्शंस काउंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्वांटम नंबर ही तो चाहिए। तो nx ny nz की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे n+3/2 h क्रॉस ओमेगा एनर्जी के। ठीक है, वैसे ही अभी हम क्वेश्चन में किए थे 11/2 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 2 ml²। तो 11 को देख के हम बताए डिजेनरेसी। हाँ जी। तो पार्टिंग बॉक्स में एक्सप्रेशन नहीं था ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो हम n की वैल्यू प्लेस कर देते हैं वहां पे। फोर्थ लेवल के लिए क्या एनर्जी है, n की वैल्यू क्या है। बट वो क्वेश्चन भी तो देखिए, वो वहां पे क्यूबिक बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर थोड़ा ही है। हाँ सर, इसलिए मैंने टेबल से कंपेयर किया उसको, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशन नहीं था और बताया भी कि नहीं है। यहाँ पे फोर्थ लेवल की एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिजेनरेसी यहाँ पे भी बताया हुआ है 3 है। हाँ सर। सर नॉन डिजेनरेट स्टेट के लिए फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी 1 होती है 0 होती है ये? भाई देखो, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 90% क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। सर आपने 1 लिखा है वो ठीक है, पर मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको क्या डाउट है? जब मैंने पहले से 1 बताता आ रहा हूँ, अब भी 1 में यूज कर रहा हूँ। मैंने कभी 1 बताया होता, कभी 0 बताया होता तो डाउट होता भाई। ठीक है मैंने तो जब से डिजेनरेसी बताया तब से मैंने यही बताया है कि फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी 1 है तो नॉन डिजेनरेट, अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें डबली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट, कोई भी डिजेनरेसी हो सकती है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफरेंट आइगन फंक्शंस काउंट करेंगे। ओके। ऐसे आप एग्जाम में क्या अप्लाई करोगे फिर? आप अपने नोटबुक को भी तो पढ़िए। अगर मैंने डिजेनरेसी के स्टेटमेंट को नोट कराने के लिए, फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी को डिस्कस करने के लिए मैंने पहले जो बनावर बताया उसका क्या मतलब हुआ फिर? और आपके कॉपी में नोट भी किया हुआ है, अगर आप नोट करते होंगे तो उसको पढ़िए भी तो, या किसी और के लिए नोट्स बना रहे हैं? ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने लास्ट प्रॉब्लम में सर वो कंडीशन ली थी ना सर, मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई। भाई क्वेश्चन नंबर बताओ, ऐसे नहीं बता चलता। लास्ट प्रॉब्लम 24 स्लाइड। 24th। यस सर, 23 या 24। यस सर। हाँ जी। सर यहाँ पर सर ये कंडीशंस चेंज होगी क्या? वन डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में जाना, मैंने ये कंडीशन भी लिखा हुआ है और ये कंडीशन भी लिखा हुआ है, दोनों फॉर्म लिखे हैं, दोनों कंडीशन सेम है। आप लोग पढ़ते तो नहीं। मैंने कल भी बोला था कि जब मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे तो 1 डायमेंशन के लिए रिजल्ट रिक्वायर्ड होंगे, उनको एक बार रिवाइज कर लो। आज भी बोला मैंने। आप पुराने टॉपिक को भूलते जाओगे तो भाई वो टॉपिक फिर से थोड़ी पढ़ाया जाएगा। यस सर। आपको वो पढ़ना है, एक बार मैंने पढ़ा दिया, उसको खुद से पढ़ना है। और जो बेसिक क्वेश्चंस आप पूछते हो वो तो आप कोचिंग नहीं भी पढ़ रहे होते तब भी आने चाहिए आपको। मॉड वैल्यू आप बताइए, आप खुद से पढ़ते आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए मॉड सेम होता है। yes, एक बार मॉड -x वैल्यू <a/2, ठीक है, अब ये मॉड है प्लस ये वैल्यू जब इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर बनेगा या नहीं बनेगा? yes, ऐसे प्लस के लिए तो ये लिमिट सेम ही तो है कि -a/2 से ग्रेटर है और +a/2 से लेस है। ये फर्स्ट टाइम फेस हो रहा होता तो डाउट होता, बट ये नोटेशन मैंने, आप खुद से पढ़ना, पोटेंशियल वेल की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए या वे फंक्शन नोट करने के लिए ये दोनों नोटेशन नोट कराएं जानबूझ के, जिससे आप प्रॉब्लम में अगर फेस हो तो आप उसको रिलेट कर पाए, और बताया भी होगा वहां पे। यस सर।
सर यहाँ पर आपने सर साइन कॉस के बारे में बताया था ना सर, इवन है और ऑड सर। हाँ तो वो पहले भी